नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री में हमारे अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। साथियों, आप थंबनेल में देख रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान पढ़ेंगे। प्राकृतिक गर्भाधान हम क्यों नहीं कराते? आजकल क्या है साथियों, प्राकृतिक गर्भाधान कम होने लग गया है। हम कृत्रिम पर ज़्यादा जोर देते हो ना, वैज्ञानिक विधियों पर। क्योंकि साथियों, प्राकृतिक गर्भाधान के अंदर एक तो पशु को क्षति होने की आशंका रहती है, और दूसरा हम उसके अंदर इच्छित गुणों वाले नस्ल से आप कभी समागम कराने में असफल रह जाते हो, ये बात होती है। इस कारण ज़्यादातर कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है साथियों? कृत्रिम गर्भाधान के अंदर किसी भी नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके, या हमारे जो इच्छित गुणों वाले नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके मादा की योनि में छोड़ा जाता है, जिससे एक नया बच्चा उत्पन्न होता है जो इच्छित गुणों का होता है, वो कृत्रिम गर्भाधान होता है। कृत्रिम गर्भाधान के साथियों लाभ क्या होते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान के साथियों लाभ क्या होते हैं? एक तो नई संतति, इच्छित गुणों वाली होगी। एक हम इसके अंदर अगर कोई पशु है जो निम्न नस्ल का है, जिससे दूध उत्पादन कम होता है, उसका संकरण हम उच्च नस्ल के पशुओं से कराकर नई संतति विकसित कर सकते हैं, जो हमारे इच्छित गुणों की होगी। जैसे वो अधिक दूध उत्पादन वाली होगी कि नहीं होगी। अगर हमें अधिक मांस प्राप्त करना है तो अधिक मांस प्राप्ति वाली होगी। अगर आप साहिवाल का संकरण नागौरी से गाय से कराते हो, आप सपोज कर लो, अगर साहिवाल का संकरण आप नागौरी से कराओ और आपको अच्छा भारवाही नस्ल का सांड चाहिए, अगर आपको नागौरी को बेल के ऊपर जाता हुआ अगर बच्चा मिल जाए तो भारवाही नस्ल वाला ही होगा, दोनों के समान होंगे, लेकिन वो कुछ हद तक तो भारवहन कर सकेगा। वही बात है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले एआई कहां पर हुई? 1322 में अरब के एक सरदार ने गौड़ी में किया था। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान 1322 में अरब के एक सरदार ने किस पे किया था साथियों? गौड़ी पर किया था। उसके बाद में विश्व में सर्वप्रथम एआई किसने की? कहां पर हुई और किसने की? लेज़ारो स्टेलेंसी ने की थी। किस पे साथियों? कुतिया में की थी। कहां पर की? इटली में की। याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम एआई कहां पर हुई? तो इटली में हुई। किसने की साथियों? लेज़ारो स्टेलेंसी ने की। कौन से पशु में की? तो कुतिया में की साथियों, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम एआई डॉक्टर संपत कुमारन ने की थी। किसने की थी साथियों? डॉक्टर संपत कुमारन। कहां पर की? प्लेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक में की थी। कहां पर की थी साथियों? प्लेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक में। कब की? 1939 में। याद रखना बेटा, कब की थी? 1939 में। किसने की? डॉक्टर संपत कुमार ने। कहां पर की? प्लेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक में। याद रखना। विश्व प्रथम विकसित काफ, जो प्रथम विकसित काफ था साथियों भैंस का, वो 1943 में जन्म हुआ उसका। कहां पर हुआ? इलाहाबाद कृषि संस्थान, उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ साथियों? इलाहाबाद कृषि संस्थान, उत्तर प्रदेश में। अब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं साथियों, तो हमें वीर्य की आवश्यकता होगी। उसको वीर्य को हमें नर पशु से प्राप्त करना होगा। उसका एकत्रण हम कैसे करते हैं? तो इसकी 3 विधियां हैं। एक तो साथियों मसाज करके, एक करते हैं साथियों विद्युत झटके के द्वारा, एक करते हैं साथियों कृत्रिम वेजाइना के द्वारा या कृत्रिम योनि के द्वारा। कृत्रिम योनि के द्वारा हम साथियों हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम पहले चर्चा करते हैं मसाज करके। इसमें क्या करते हैं साथियों? मसाज करके विधि के अंदर इनमें जन्ना को सहलाया जाता है। जन्ना को जैसे ही सहलाते हैं साथियों, तो जो नर पशु होता है या जो पशु होता है वो अपना वीर्य स्खलित कर दिया जाता है, या वो कर देता है। उसके बाद में उसको एकत्रित कर लिया जाता है। एक तो ये विधि हो गई। एक होती है साथियों विद्युत झटके के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत झटके के द्वारा। इसमें 10 से 15 वोल्ट
का झटका कहां पर दिया जाता है साथियों? गुद्दा में झटके देते हैं 10 से 15 वोल्ट के। तथा इस विधि में जो प्राप्त होता है साथियों वीर्य, उसका आयतन अधिक होगा और सांद्रता कम होगी। विद्युत झटके के द्वारा जो हम वीर्य एकत्रित करते हैं साथियों, उसका आयतन तो अधिक होता है, लेकिन जो उसकी सांद्रता होती है साथियों वो कम होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है बेटा। अगर हम बात करें कृत्रिम योनि द्वारा, तो हमारा तीसरा मेथड क्या था साथियों? कृत्रिम योनि द्वारा सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं साथियों? जो कृत्रिम योनि काम में लेते हैं, उसका व्यास तो रखते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। कितना होता है साथियों? उसका व्यास 6.5 सेंटीमीटर का। और उसकी जो लंबाई होती है साथियों वो 60 सेंटीमीटर की होती है। जो कृत्रिम योनि होती है साथियों, उसकी लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर होती है। अब जो कृत्रिम योनि हम काम में लेते हैं, उसका टेम्परेचर निश्चित होता है साथियों। गाय का कितना होता है? गाय की जो कृत्रिम योनि काम में लेते हैं साथियों, उसमें 41 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में कितना साथियों? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में कितना साथियों? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना। भैंस की जो कृत्रिम योनि, उसका टेम्परेचर कितने रखते हैं? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में देखें साथियों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आपको याद रखना है। साधारण सा कृत्रिम योनि काम में लेते हैं। सीधी सी बात है, सब समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं। पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ICR की कर रहे हो, जेट की कर रहे हो, BHU कर रहे हो, आप सभी समझदार हो, आप आसानी से समझ सकते हो बेटा। तो आपको सीधे याद रखना है, उसका व्यास कितना रखेंगे जो कृत्रिम योनि काम में लेंगे साथियों? उसका व्यास रखेंगे 6.5 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर। उसका जो गाय होगी साथियों, उसका तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं उसकी कृत्रिम योनि का। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। भैंस में देखें साथियों, तो भैंस की कृत्रिम योनि का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और फ़ारेनहाइट में देखें साथियों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। जब हम वीर्य एकत्रित करते हैं साथियों, तो उस समय जो योनि है उसका कोण कितना रखा जाता है? याद रखना, 45 डिग्री का कोण रखा जाता है। कृत्रिम योनि का कोण कितना रखते हैं साथियों? वीर्य एकत्रित करते समय 45 डिग्री का कोण रखा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, नोट लगा के लिख रखा है भाई बेटा। ये सभी याद करने तीनों पॉइंट, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। या 3 लाइनें याद करनी होती है। 45 में 45 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे हर टॉपिक में। हर टॉपिक में आपको लाइनें कितनी होती है? लगभग 70 से 80। अगर आप सबसे आसान सब्जेक्ट देखो साथियों, तो एनिमल हजबेंड्री, पशुपालन है कि नहीं है? आपको बेटा अपने सब्जेक्ट पर गर्व होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कोई भी पशु, उसकी वीर्य निस्तारण क्षमता कितनी होती है? तो साथियों, उससे हफ्ते में एक बार हम वीर्य एकत्रित कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार। साल में कितनी बार साथियों? साल में लगभग कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह, तो लगभग 52 बार, अनुमान 52 बार। यानी हफ्ते में एक बार हम किसी पशु से वीर्य एकत्रित कर सकते हैं। उनकी वीर्य निस्तारण क्षमता कितनी होती है? इधर पशु है, इधर उसकी क्या साथियों? क्षमता है। जो सांड है साथियों, वो 8 ml वीर्य निस्तारण करता है। कितना साथियों? 8 ml। जो सुअर है साथियों, वो 250 ml वीर्य निस्तारण करता है सबसे ज्यादा। पशुओं में सबसे ज्यादा वीर्य निस्तारण कौन करता है साथियों? पशुओं में सबसे ज्यादा वीर्य निस्तारण सुअर करता है। कितना करता है साथियों? 250 ml। याद रखना। जो घोड़ा होगा साथियों, उसकी वीर्य निस्तारण क्षमता होती है 70 ml की। कितनी होती है? 70 ml की। जो मेढा या बक होगा, उसकी वीर्य निस्तारण क्षमता साथियों होगी 1 ml। कितनी होती है? 1 ml। और जो साथियों कुत्ता होगा, उसकी वीर्य निस्तारण क्षमता होती है 12 ml। कितनी होती है साथियों? 12 ml। याद रखना बेटा, सीधे से याद रखना। सांड 8 ml, सुअर 250 ml, घोड़ा 70 ml, मेढा या बक 1 ml और कुत्ता 12 ml। कितना आसान है यार। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों, वीर्य में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एमीन्स के कारण आती है। किसके कारण आती है साथियों? वीर्य में गंध का कारण क्या है? एमीन्स है। और वीर्य का जो पीलापन है साथियों, वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। किसके कारण होता है साथियों? राइबोफ्लेविन के कारण। और दूध का पीला रंग,
एक साइड लिख लेना बेटा दूध का पीला रंग, तो कैरोटीन के कारण। पीला रंग किस कारण होता है साथियों दूध का, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपको पूछे साथियों दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण होगा साथियों, तो कैसीन के कारण। किस कारण होता है, मैंने जो कॉपी के ऊपर वाली जो लाइन दे रखी है इतनी बड़ी, वो किस काम में आती है, ऐसे पॉइंट्स लिखने, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखने के काम में आती है। आप लिख लेना, उसका उपयोग क्या करो कॉपी की उस लाइन का, यह आपके अच्छे के लिए है। वीर्य का पीला रंग साथियों राइबोफ्लेविन के कारण, और वीर्य में गंध एमिन्स के कारण आती है। चलो हम आगे चर्चा करते हैं साथियों सीमन तनुकरण का। जो वीर्य होता है साथियों वो गाढ़ा होता है, उसको पतला करना या उसका तनुकरण करना किन से करते हैं साथियों, तो देखिए पहले काम में लेते हैं एक योल्क। सीमन को पोषण प्रदान करता है, क्या करता है, एक योल्क सीमन को पोषण प्रदान करता है। और क्या करता है साथियों, गर्मी व ठंडे में सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, एक योल्क। ठीक है भाई, ये याद रखना। सीमन का तनुकरण में एक योल्क काम में लेते हैं। उसका काम क्या है साथियों, सीमन को पोषण प्रदान करता है एक साथियों गर्मी व ठंडे में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, गर्मी और ठंड में सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम चर्चा करें साथियों क्रिस्टल साल्ट काम में लेते हैं। उसका काम क्या है, ये पीएच को नियमित रखते हैं, पीएच को एकदम समान मात्रा में बनाए रखता है। और ज्यादातर पशुओं में सीमन का जो पीएच होता है साथियों 6.8 अम्लीय होता है। कितना होता है साथियों, 6.8 होता है और अम्लीय होता है। जबकि घोड़ा, मुर्गा और सुअर का सीमन कितना होता है साथियों, जो सीमन होता है उसका पीएच कितना होगा, 7.4 होगा, हल्का क्षारीय होता है। लगभग पशुओं का क्या होता है साथियों, अम्लीय होता है 6.8। जबकि घोड़ा, मुर्गा और सुअर का जो सीमन होता है साथियों उसका पीएच 7.4 होता है, हल्का अम्लीय होता है। बेटा यह याद रखना। अगला है साथियों हम काम में क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल। वीर्य तनुकरण के लिए अगला क्या काम में लेंगे साथियों, ग्लिसरॉल काम में लेते हैं। ग्लिसरॉल क्या करता है, जो ठंडे आघात होते हैं उनसे वीर्य को सुरक्षा प्रदान करता है। जो ठंडे आघात होते हैं साथियों उनको क्या करता है, ठंडे आघातों से वीर्य को सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा ये याद रखना। अब काम में लेते हैं साथियों उसके अंदर एंटीबायोटिक डालते हैं। कौन कौन से, तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या डालते हैं साथियों, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करते हैं, ये सीमन को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाते हैं। क्या करते हैं साथियों, ये सीमन को किन से बचाते हैं, तो जीवाणुओं के संक्रमण से बचाते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, कौन कौन से एंटीबायोटिक काम में लेते हैं साथियों, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, दो एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। बेटा ये भी याद रखना। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों सीमन को किसके अंदर रखते हैं, LN2 जार के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन जार के अंदर रखा जाता है। और उस जार का जो तापमान होता है साथियों -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सभी को पता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जबकि 1 ml जो सीमन या वीर्य होगा उससे 4 स्ट्रो बनाते हैं। कितनी साथियों, 1 ml से 4 स्ट्रो बनाते हैं। और एक स्ट्रो में कितने होते हैं, 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं। एक स्ट्रो के अंदर साथियों 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली सीमन स्ट्रोफ्रेंच मिनी है। कौन सी साथियों, स्ट्रोफ्रेंच मिनी, याद रखना। सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रो काम में लेते हैं, तो स्ट्रोफ्रेंच मिनी काम में लेते हैं। और जो हिम शीतन वीर्य है, जो जमा या वह वीर्य है, उसको साथियों जो थ्रोविंग तापमान कितना रखते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। कोई जमा हुआ वीर्य है उसको वापस द्रव्य अवस्था में लाने के लिए साथियों उसका जो थ्रोविंग तापमान रखा जाता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। बेटा और सीमन होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं साथियों, सिट्रिक एसिड होते हैं, फ्रक्टोज और विटामिन होते हैं। क्या क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड,
फ्रैक्टोज और विटामिन होते हैं बेटा, ये भी याद रखना। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं साथियों, उसके अंदर जैसे गाय और भैंस में कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो रेक्टो वेजाइनल विधि काम में ली जाती है। गाय और भैंस में कौन सी विधि काम में ली जाती है साथियों, रेक्टो वेजाइनल विधि काम में लेते हैं। जिसके अंदर क्या करते हैं, जो एआई गन होती है या जिसके अंदर वीर्य या जिस स्टोक के अंदर वीर्य भरा होता है उसको लेते हैं, हाथ को गुदाद्वार में डालकर इस जो एआई गन है उसको योनि में से भंग में प्रवेश करा के साथियों छोड़ दिया जाता है उस वीर्य को। जैसे ही मादा मध्य में आई हुई है, जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो जाता है साथियों, तो नई संतति विकसित होना शुरू हो जाती है। आप सभी ने गर्भकाल देखा है, इनके एक तृण इन दोनों के मिलन के बाद जैसे साथियों गाय में 9 माह 9 दिन के बाद लगभग 281 से 285 दिन के मध्य एक नया बच्चा उत्पन्न होगा, अपने माता और पिता के समान होगा साथियों। और जो भेड़ और बकरी में साथियों विधि काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में लेते हैं साथियों, वेजाइनल स्पेकुलम। और गाय और भैंस में साथियों तो रेक्टो वेजाइनल विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि काम में लेते हैं। आप फोटो में आराम से ध्यान से देख सकते हो साथियों, क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। आगे साथियों गर्भ परीक्षण, गाय और भैंस में जो विधि काम लेते हैं साथियों उसे कहते हैं रेक्टल पैल्पेलेशन। गर्भ परीक्षण के लिए साथियों जो गाय और भैंस में विधि काम लेते हैं उसे कहते हैं रेक्टल पैल्पेलेशन। आप देख रहे हो गुदा द्वार में हाथ डालकर जब पशु के अंदर बच्चा 3 माह से अधिक का हो जाता है तब उसके गुदा द्वार में हाथ डालकर उसके जो गर्भ होता है साथियों उसके ऊपर हाथ रखकर अनुभव किया जाता है कि अंदर बच्चा है कि नहीं है, उसका गर्भ धारण हुआ है कि नहीं हुआ है। साथियों वो गुदा द्वार में हाथ डाल के उसके जो बच्चादानी या जिसमें गर्भ धारण करता है उसके ऊपर हाथ रखता है और डॉक्टर को अनुभव होता है कि इसके अंदर बच्चा है, उसके अंदर सांसें चलती है, बच्चा जीवित रहता है बेटा 9 महीने। किसी ने कोई कह दे वो ऐसे पड़ा, ऐसा नहीं रहता, वो भी सांस लेता है, वो भी अपना भोजन लेता है बेटा। और भेड़ और बकरी में साथियों कौन सी विधि काम लेते हैं, एब्डोमिनल पैल्पेलेशन। कौन सी विधि काम लेते हैं साथियों, एब्डोमिनल पैल्पेलेशन। जिसके अंदर क्या है, वो उसका जो गर्भ होता है साथियों छोटा सा होता है, उसका पेट भी छोटा सा होता है छोटे पशुओं का, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर हाथ रखकर अनुभव कर सकते हैं साथियों बच्चा है कि नहीं है। सांसें उसकी भी चलती है, दिल उसका भी धड़कता है, खाना वो भी खाता है, वो अपनी माँ से पोषण प्राप्त करता है साथियों। वो कौन सी विधि, एब्डोमिनल पैल्पेलेशन विधि है। ये भी बेटा आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे साथियों कृत्रिम गर्भाधान कराया तो पहले कौन कौन से क्लोन तैयार किए गए तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं। जो साथियों भेड़ का प्रथम क्लोन है वो कौन है, डॉली भेड़ है, सभी को पता है, यहां तक सभी को पता है भाई डॉली भेड़ है, चल रहा है सही से। उसके बाद में आजकल क्या पूछते हैं साथियों, जन्म पूछते हैं, उसका जन्म कब हुआ। मामला यहाँ गड़बड़ होता है तो याद रखना बेटा, उसका जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ, 1996 में। कब हुआ साथियों, 5 जुलाई 1996 में। उसकी जो मृत्यु है साथियों, अब मृत्यु से आप दिखाई दे रहा है 14 फरवरी। सबको बेटा, सब आशिकों को याद आ रहा है वैलेंटाइन डे, जो भी आशिक उनको वैलेंटाइन डे याद आ रहा है ना, तो बेटा उसी दिन हमारी डॉली हमें अलविदा कह के चली गई। कब गई थी साथियों, 14 फरवरी 2003 को। कब गई थी, 14 फरवरी 2003 को, ये भी याद रखना। हाँ, अब यहाँ तक सीमित है। अब ये भी याद कर लिया तो एग्जामिनर आपसे भी एक कदम आगे रखता है और पूछता है कौन से इंस्टीट्यूट में साथियों, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। कौन से इंस्टीट्यूट में विकसित की गई, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में डॉली भेड़ को विकसित किया गया। किस वैज्ञानिक ने किया, और कदम आगे साथियों, डॉक्टर इयान विल्मुट ने। किस वैज्ञानिक ने, तो साथियों डॉक्टर इयान विल्मुट ने डॉली भेड़ को जन्म दिया। किन से दिया साथियों, एक कदम और आगे रखता है एग्जामिनर और पूछता है किन से जन्म दिया, तो याद रखना दैहिक कोशिकाओं से जन्म हुआ है।
जिनसे जन्म हुआ है डॉली बेड का जन्म साथियों देही कोशिकाओं से हुआ है। डॉली बेड का जो जन्म है साथियों वो देही कोशिकाओं से हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों, जो बकरी क्लोन है उसे हम नूरी कहते हैं। बकरी क्लोन क्या है साथियों? नूरी है। गाय का क्लोन भारत में तो गंगा है, कहां पर विकसित की गई साथियों? एनडीआरएम में। जबकि आपको विश्व में पूछे विश्व में गाय का क्लोन पूछ ले आपको तो साथियों याद रखना कागा है। क्या है बेटा? विश्व में गाय का क्लोन कागा है। भैंस के 2 क्लोन है, एक तो साथियों अस्मिया सच गौरव, एक है साथियों गरिमा। बेटा इन क्लोनों का नाम याद रखना। आपको पूछते हैं ना, भेड़ का क्लोन है डॉली, गाय का क्लोन है साथियों दोनों में से एक आए तो गंगा या कागा। अगर आपको स्पेसिफिक पूछे विश्व में गाय का क्लोन है तो आपको आंसर करना कागा। भारत में गाय का क्लोन है साथियों तो याद रखना है आपको गंगा। गंगा कहां से विकसित की गया? एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित की गई है। भैंस की कौन कौन सी क्लोन है? एक तो साथियों अस्मिया सच गौरव, एक साथियों गरिमा, दोनों याद रखना। विश्व की पहली आईवीएफ बफेलो काफ, उसका नाम क्या साथियों? प्रथम नाम दिया गया उसे। कहां से विकसित की गई है? एनडीआरआई से। किसने विकसित की साथियों? डॉक्टर मोतीलाल मदान ने इसको विकसित किया। एनडीआरआई से विकसित की गई। वैज्ञानिक कौन सा साथियों? वैज्ञानिक था डॉक्टर मोतीलाल मदान। अब इसने विकसित की गई तो भारत सरकार ने इसको कौन सा पुरस्कार दिया साथियों? पद्म श्री पुरस्कार दिया। पद्म श्री पुरस्कार दिया, याद रखना। विश्व की पहली आईवीएफ भैंस कहां पर विकसित की गई? एनडीआरआई में, उसका नाम प्रथम। कौन से वैज्ञानिक ने की साथियों? डॉक्टर मोतीलाल मदान ने। तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया साथियों? पद्म श्री पुरस्कार से उनको नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से साथियों? पद्म श्री पुरस्कार से। तो इनकी कभी हार भी हुई? ये तो है नहीं कि कोई भी आदमी एक बार में सफल हो जाता है, नहीं होता है बेटा। कोई भी वैज्ञानिक बार बार परीक्षण करता रहता है। तो कहते हैं ना, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है जब हार के भी हंसा जाए, हर बार जीत के जाना कमाल थोड़ी है। वही बात है बेटा, बार बार मेहनत करते रहो। हाँ जरूर एक दो बार असफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी मंजर आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी और आप शिखर पर रहोगे। यही बात है बेटा। कहते हैं शिखर, सिंहासन और शमशान में आपको अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं देता है। तो आपको अकेले डट कर लड़ना है, चाहे पशु परिचय का एग्जाम हो, चाहे जेट के लिए करनी हो, चाहे आईसीआर के लिए करनी हो, आपके साथ में कोई नहीं होगा। उस समय आप खुद होगे, आपकी मेहनत होगी और आपकी लगन होगी, तब आप एक कदम सफलता की ओर बढ़ा पाओगे। कहते हैं सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। ये सफलता एक चुनौती है, उससे आप स्वीकार करो। देखो और समझो कहाँ कमी रह गई, उसको सुधार करो। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा आपको मेहनत करते रहना है, ये सफलता आती जाती रहेगी। सबसे शुभ में और सबसे अच्छी घड़ी वो होगी जब आपकी सफलता कदम चूमेगी और उस दिन आपके माता पिता के जो चेहरों पर, आपके गुरुजनों के जो चेहरों पर मुस्कान होगी, वो आपको जीवन का सबसे सुखमय क्षण होगा। बेटा यही याद रखना है। आपको अपने माता पिता के अरमान, उनके सपनों को पूरा करना है। जब आप जन्म हुआ था तो उन्होंने कई सपने सजोए थे कि मेरा बेटा आरएस आईएएस नौकरी लगेगा। उनका एक ही सपना होता है मिडिल क्लास का, गवर्नमेंट जॉब लगेगा, अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। तो बेटा वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करके कुछ करके दिखाना है। आपके पड़ोसियों की जलन बरकरार रहनी चाहिए, वो तब रहेगी जब आप खुद सक्सेस होगे। तो वो कहेंगे आज जो आप पर हंसते हैं कि मुझे पता है वो सक्सेस नहीं होगा,
जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन वही कहेंगे मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा और कहीं ना कहीं जॉब लगेगा, बस वही बात है। चलिए साथियों, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। वीर्य परीक्षण। अब हमने वीर्य एकत्रित किया तो उससे पहले हम परीक्षण भी करना जरूरी होता है साथियों। वीर्य परीक्षण के अंदर पहला परीक्षण है बीबीसी परीक्षण, जिसका पूरा नाम क्या है साथियों? ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेज। क्या नाम है? ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेज। यह क्या करता है? वीर्य की शुद्धता का पता व पीएच का पता लगाता है। क्या लगाता है साथियों? वीर्य की शुद्धता व पीएच का पता लगाता है। जो गाय के नर का वीर्य का पीएच होगा वो कितना होगा साथियों? 6.7 और भैंस का साथियों 7.4 होता है, दोनों याद रखने। और वीर्य का अपेक्षित घनत्व साथियों वो 1.035 होगा। वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है साथियों? 1.035, ये भी याद रखना है बेटा। अगला परीक्षण है साथियों एम्बिया परीक्षण, जिसका पूरा नाम मिथाइल ब्लू रिडक्टेज परीक्षण। क्या साथियों? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज परीक्षण। इसके अंदर शुक्राणु गतिशीलता का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? जो शुक्राणु होते हैं साथियों उनकी गतिशीलता का पता लगाते हैं और वीर्य में 40% शुक्राणुओं की गति होना आवश्यक है। और वीर्य है उसके अंदर 40% शुक्राणु गतिशील होना आवश्यक है, वरना उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए या उस वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। उससे पहले साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूँ या आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। अपेक्स एग्रीक्लासेज जोधपुर के अंदर साथियों जेट सीवीटी के जो क्रैश कोर्स के साथियों वो बेंच है वो 29 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप 11th और 12th फाउंडेशन एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट कीजिए अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैच रहने वाले हैं, ये भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए बेटा। किस किस के? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बैच रहेंगे। हमारा लॉन्ग ईयर एक टारगेट बैच रहेगा जो आपको भविष्य के लिए आपको अच्छी कॉलेज दिलाने के लिए सफल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में।